हेलो एवरीवन। कल हमने पीएचडी थर्ड ईयर में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन मेडिसिन यानी मेडिसिन के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है उसके बारे में डिस्कस किया था। इन मेडिसिन में हमने कल इंसुलिन के बारे में बताया था, उसके बाद हमने ह्यूमन इंसुलिन का जिक्र किया था, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन की बात की थी। यानी जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है केमिकली, तो उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम प्रोसेस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन की बात करेंगे। यानी जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। इंसुलिन प्रोडक्शन की बात करें तो बेंटिंग एंड वेस्ट 1921, बेंटिंग एवं व वेस्ट 1921 सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कुत्ते के पैंक्रियास से इंसुलिन का आइसोलेशन किया और मानव में डायबिटीज के उपचार में काम में लिया जाता। यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो कुत्ता था, डॉग था, उसके पैनक्रियास से इंसुलिन को आइसोलेट किया। उसको बाद उन्होंने जो ह्यूमन पेशेंट था उसकी बॉडी में उस इंसुलिन को इंट्रोड्यूस किया और जो जिसका डायबिटीज लेवल था उसको कंट्रोल किया। डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए आजकल इंसुलिन के सोर्स के रूप में पिग तथा स्टैंडर्ड कैटल्स के पैनक्रियास काम में लिए जाते हैं। यानी जो ह्यूमन इंसुलिन का जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें कैटल्स तथा पिग के पैनक्रियास को यूज करते हैं। सन 1955 में फ्रेडरिक सेंगर ने पता लगाया कि अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन की अल्फा व बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स में क्रमशः 21 व 30 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। उन्हें इस खोज के लिए 1958 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें दूसरा नोबेल प्राइज 1980 में डीएनए का बेस सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए दिया गया। यानी जो फ्रेडरिक सेंगर थे उन्होंने अपने लाइफ पीरियड में 2 नोबेल प्राइज लिए। पहला किस लिए, इन्होंने जो इंसुलिन होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको डिस्कस किया और जो बॉन्ड्स होते हैं डाइसल्फाइड उसको डिस्कस किया, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। और दूसरा डीएनए बेस्ड सीक्वेंस के बारे में इन्होंने बताया, उसके बारे में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। पहले डायबिटीज के ट्रीटमेंट हेतु इंसुलिन के सैचुरेटेड कैटल्स के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था। यह इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन से पूर्णतः समान नहीं था, अतः कुछ व्यक्तियों में इससे एलर्जी हो जाती थी। इसके अतिरिक्त ये काफ़ी खर्चीली थी क्योंकि एक जंतु से बहुत कम मात्रा में इंसुलिन प्राप्त होता था। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय बैक्टीरिया। यानी जो बाय बैक्टीरिया के द्वारा इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके से होती है। बायोटेक्नोलॉजी के विकास में मानव इंसुलिन के इंजीनियर्ड बैक्टीरिया द्वारा निर्माण की विधि विकसित हुई। सन 1983 में इली लिली नामक अमेरिकन कंपनी ने सर्वप्रथम जेनेटिकली इंजीनियरिंग ह्यूमन इंसुलिन बनाया। इन्होंने क्या किया, जो प्रोसेस थी इसमें सबसे पहले मानव इंसुलिन की अल्फा एंड बीटा चेन्स के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ज्ञात किया। यानी जो ह्यूमन इंसुलिन था उसकी अल्फा तथा बीटा चेन्स के लिए डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाया। उसके बाद इन्होंने इस डीएनए की ज्ञात चेन्स को आइसोलेट स्ट्रेन्स के ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है।
इस प्रकार से बैक्टीरिया में इंसुलिन फॉर्मेशन की के जीन्स आ जाते हैं। इन बैक्टीरिया को उचित मीडियम एंड फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में फर्मेंटेड फर्मेंटेड टैंक में कल्चर किया जाता है। अंत में टैंक को सब्सटेंस को निकालकर इंसुलिन चेन आइसोलेट कर ली जाती है। दोनों चेन्स को डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जोड़कर ह्यूमिन प्राप्त किया जाता है। मतलब इन्होंने क्या करा, जो ह्यूमन इंसुलिन थी उसमें जो अल्फा बीटा चेन्स में अमीनो एसिड थे उनको ई कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। उसके बाद जो ई कोलाई थे उनको फेवरेबल कंडीशन में यानी सूटेबल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी के साथ बीओडी में रखकर टैंक के अंदर बीओडी में उसका कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद क्या करते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं उनको एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और जो इंसुलिन की जो चेन बनती है उसको आइसोलेट कर लेते हैं। इसको बनाने की प्रोसेस क्या है, ये आप देख रहे हैं प्लाज्मिड, ये वाला बैक्टीरिया है प्लाज्मिड कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसके द्वारा ये कट कर लिएगा। इसके बाद ये बैक्टीरिया प्लाज्मिड इसको इसके साथ मिक्स कर दिया गया और ये स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसके बाद इसको इंजीनियर्ड बैक्टीरियम मल्टीप्लाई इन फॉर्मुलेटेड टैंक्स प्रोड्यूस इंसुलिन। इसके बाद इसको मिक्स करके इसके टैंक्स में रख दिया जाता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद इसको सेपरेट कर लिया जाता है और सेपरेट करने के बाद प्यूरिटी जो ह्यूमन होती है या ह्यूमन इंसुलिन होती है उसको बायस में भर लिया जाता है और ये बायस में जो इंसुलिन होती है उसको सिरिंज के द्वारा जो भी पेशेंट होता है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। फॉर्मेशन टू ह्यूमन बाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाई बैक्टीरिया। तो ये प्रोसेस थी इंसुलिन बनाने की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। मेडिसिन में हमने देखा सिर्फ इंसुलिन की फॉर्मेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। मैन्योर प्रोडक्शन में वृद्धि कर हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। कृषि रसायन आधारित कृषि यानी इंसेक्टिसाइड, कार्बनिक कृषि यानी बायोफर्टिलाइजर्स, आनुवांशिक निर्मित फसल आधारित कृषि यानी बीटी, बायोटेक्नोलॉजिकल कॉटन, ट्रांसजेनिक और हरित क्रांति द्वारा खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में दुगनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि में मुख्यतः खाद्यों तथा पेस्टिसाइड का प्रयोग एक कारण है। हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज में किसानों के लिए कृषि रसायन अर्थात मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स महंगे पड़ते हैं, इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज ही इस समस्या का हल है, क्योंकि इससे खाद्यों तथा रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं। मतलब इनकी जो प्रोसेस है इसमें क्या था, यानी कुछ ऐसे देश हैं जो जिनमें क्रॉप्स उगाने के लिए काफ़ी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, लेकिन उनकी इकोनॉमिकल पावर जो है काफ़ी वीक है। वो कितना खाद इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर वो इन पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे तो
तो उनका प्रोडक्शन लेवल बिल्कुल शून्य हो जाता है। शून्य नहीं मतलब कम हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जीन्स में परिवर्तन करके ऐसी उन्नत किस्मों को तैयार किया जाता है जिससे प्रोडक्शन लेवल बढ़ सके। मतलब जो खाद की मात्रा हम दे रहे हैं उस खाद की मात्रा में वृद्धि नहीं करके भी, मतलब उसी क्वांटिटी में हम खाद दें, फर्टिलाइजर्स का यूज करें तथा इंसेक्टिसाइड जो यूज कर रहे हैं उनका उस इंसेक्टिसाइड को यूज ना करें, फिर भी हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाए। तो यह किस केस द्वारा संभव हो पाया? तो जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है उसके द्वारा न्यू किस्म की यानी न्यू टाइप ऑफ जो आपके स्पीसीज हैं प्लांट्स की, फसलों की, क्रॉप्स की, उनको प्रोडक्शन किया गया और उनको पेस्टिसाइड हर्बिसाइड से मुक्त किया गया। मतलब उन पर किसी भी इंसेक्ट का प्रभाव न पड़े, किसी भी पेस्ट का प्रभाव न पड़े। तो ऐसी उन्नत किस्मों का बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। ऐसे पौधे, बैक्टीरिया, फंजाई व एनिमल जिनके जीन्स वास द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। जीएमओ का व्यवहार ट्रांसफर जीन की नेचर होस्ट प्लांट एनिमल्स या बैक्टीरिया की नेचर व फूड वेयर पर लाभदायक है। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन द्वारा एबायोटिक प्रतिबलों के प्रति अधिक रेजिस्ट में फसलों का निर्माण, केमिकल पेस्टिसाइड द्वारा कम निर्भरता करना, कटाई के पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक, पौधों द्वारा खनिज उपयोगों में क्षमता में वृद्धि। आज हमने इंसुलिन की प्रोसेस, मतलब इंसुलिन को किस प्रोसेस द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, किस द्वारा बनाया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या योगदान है उसको डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।